जिन लोगों ने ईवीएम इंट्रोड्यूस किया था उन लोगों ने आखिरकार क्यों ईवीएम को डिसकंटिन्यू किया? आखिर कोई तो वजह होगी। आप आजमाइश के लिए एक स्टेट में आप ईवीएम हटा के आप बैलेट से कर लीजिए। ये 24 का इलेक्शन आप बैलेट से कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ 100-125 में निपट जाएंगे ये लोग। जो हालत कर दी है हिंदुस्तान के लोगों की, जो युवा हैं, बेरोजगार हैं और तरह तरह की हरकतों में है, किसान आत्महत्याएं कर रही है, महंगाई, मेरे ख्याल से हम लोग को तकलीफ होती है जो सपोजिटली कंफर्टेबल बैकग्राउंड के हैं, उनको तकलीफ हो जाती कि इतने इतने महंगे सब्जियां और सामान, और अपने स्टाफ का जब हम लोग सोचते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है कि कैसे वो लोग गुजारा करते होंगे। आपको पूरा शक है ईवीएम पे? बिल्कुल शक है, शुरू से है। तो ये इंडिया अलायंस क्यों नहीं कहता, बाइकआउट क्यों नहीं करता चुनाव का कि बैलेट पेपर से करेंगे? मैं तो उम्मीद करता हूं कि करें तो अच्छा है, बाइकआउट करे, और बाइकआउट करे और डिमांड करे। हम बाइकआउट क्यों करेंगे? हम डिमांड करते हैं कि आप बैलेट लाइए वापस, या नहीं तो आप कोई और ऐसा सुझाव दीजिए जो लोगों के मन में ये खौफ ना हो कि भाई हम दें किसी को और पता चला वोट चला जाए दूसरे को। ये तो डेमोक्रेसी का, हेल्दी डेमोक्रेसी का तो ये निशानी नहीं है ना। आज डेमोक्रेसी इतनी कमजोर है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आज उस मीडिया का है जो सही बात छुपा के गलत बयानी लोगों के बीच में लाने की कोशिश। मौजूदा सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो चाहता है कि बिहार गरीब रहे, बिहार के लोग कम पढ़े लिखे रहे। 15 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिन सांसदों को सस्पेंड किया है उसमें से 9 सांसद कांग्रेस के हैं। मेरे साथ में बात करने के लिए कांग्रेस के लोकसभा सांसद डॉक्टर जावेद मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि जिस तरह से सस्पेंशन का ये दौर चला आ रहा है पिछले कई सत्रों से, क्या ये यूं ही चलता रहेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अभी हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी वो डेमोक्रेसी नहीं है जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी देके आज़ादी हासिल की। आजकल किसी भी सवाल का जवाब पूछा जाता है तो सस्पेंशन का तोहफा मिलता है। आज 15 माननीय सांसदों को सस्पेंड किया गया, और हम लोग का मांग क्या था कि कल जो इंसिडेंट हुआ, इतना बड़ा हादसा हुआ, वो भी 13 दिसंबर के दिन, जो बीजेपी के हुकूमत 2001 की थी ना, जो अटल जी की सरकार थी, उसमें पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था। हमारे कई लोगों का जान गया, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वगैरह के। उसी दिन कल 13 दिसंबर को यह हादसा हुआ। इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज लुकिंग आफ्टर होम ऑफ इंडिया? तो अगर हम लोग आदरणीय गृह मंत्री से जवाब मांगना चाहें कि भाई आखिर ये त्रुटि क्यों हुई, तो क्या हम लोग को जवाब नहीं मिलना चाहिए? और जवाब के तौर पे हम 15 लोगों को तोहफा मिला कि भाई आप सस्पेंड हो गए। तो ये तो डेमोक्रेसी, कहीं की डेमोक्रेसी इस तरह फंक्शन नहीं करती। पिछले लगभग 1 से 1.5 साल में ये देखा गया है कि सस्पेंशन का दौर चला है। सांसदों ने धरने दिए हैं पार्लियामेंट में बैठ करके, लेकिन असर कहीं कुछ भी नहीं है। तो इनको बहुत गुरूर है, और इनको लगता है कि लोगों की आवाज़ वो दबा के इसी तरह आम जनता को, हिंदुस्तान के जनता को गुमराह करते रहेंगे तो वो अब नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह जान गए हैं कि ये जो मौजूदा सरकार है यही बरकरार रही तो जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे और भी ख़त्म होने पर जाएगा। अच्छा, कुछ एंकर हैं वो कह रहे हैं कि वो जो लड़की नीलम थी वो तो किसान आंदोलन में भी शामिल रही थी और वो एक तरह से विपक्ष की समर्थक रही है, तो ये विपक्ष की साजिश हो सकती है। देखिए, सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि आज के जो हिंदुस्तान की स्थिति है, मैं समझता हूँ कि जो मेन मीडिया है, जिसकी कमान उन चंद पूंजीपतियों के पास है, जिसकी
मित्रता हमारे मित्रों में शामिल हैं, जो किसी भी हालत में जो मौजूदा सरकार को हर मुसीबत में मदद करती है। और अगर आज डेमोक्रेसी इतनी कमजोर है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ आज उस मीडिया का है जो सही बात छुपा के गलत बयानी लोगों के बीच में लाने की कोशिश करती है। आप कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी कमजोर है? मोदी तो कहकर आए जर्मनी में कि भारत जो है वो डेमोक्रेसी की माँ है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप देखिएगा कि उनके कहने और करने में आसमान जमीन का फर्क है। बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और हिंदुस्तान के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कितने बड़े जुमलेबाज हैं वो। तो ये सब जुमलेबाजी करते रहते हैं वो, तो इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। और आपने एक महिला का जिक्र किया, तो उसके बारे में आज हमने अखबार में पढ़ा कि वो बेजार थी, उसको नौकरी नहीं मिल रही थी, परेशान है। और ये हाल सिर्फ उसका नहीं, करोड़ों हमारे युवा साथियों का है। और जो मौजूदा सरकार जो 9.5 साल से है, इस मौजूदा सरकार के जो हाकिम है मोदी जी, वो क्या कह के उनको लोगों ने 14 में मौका दिया। उन्होंने वादा ये किया था ना कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हम 15-15 लाख हर के घर में खाते में देंगे, हम 2-2 करोड़ सालाना नौकरी देंगे। यही सब सुन के लोगों ने उनको मौका दिया। नहीं तो जनता को तो भरोसा अब भी है ना उन पे। अभी 3 राज्यों में जीता है चुनाव। एक बार बैलेट से करा लेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 1/3 सीट भी नहीं आएंगी इनकी। नहीं तो ये बात तो आप कह रहे हैं ना। नहीं, ये बात तो काहे नहीं करा के देख लेते हैं एक बार। हम क्या कह रहे हैं, दुनिया कह रही है। आप ही के पत्रकार बंधुओं से कल बात हो रही थी, तो उन लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश में जितने पत्रकार थे, महीने भर के ट्रैवल के बाद उन लोग में आपस में बात होती थी, वो लोग कहते थे ज्यादा से ज्यादा 70-80 बीजेपी सीट लाएगी। और जब नतीजा निकला तो 165 आया। जो कैंडिडेट कांग्रेस के रहे या विपक्षी दलों के रहे, अपने घर के बूथ में जहां 1900 वोट होती है, वहां पे उनको 50-60 वोट मिल रहा है। इज इट पॉसिबल? यानी आप ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं? ये मैं नहीं उठा रहा, इनके बीजेपी के नेतागण भी उठाते हैं। और बड़े बड़े मुल्कों में जहां पे ये लाया गया था, उन लोगों ने कई साल पहले डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि वो रिलायबल है नहीं। अच्छा, आप तो कई इलेक्शन जीते हैं ना, पहले विधायक भी रहे हैं कई बार, फिर लोकसभा में आप पहली बार आए हैं। आप ये बताइए, आपको लगा कि आपके यहाँ मैनेज हो सकती है ईवीएम? बिल्कुल मैनेज हो गई, हो सकती है बिल्कुल। वरना जो मार्जिन था वो बहुत कम था, वो तो कांग्रेस का गढ़ है। नहीं, वो तो अख्तरुल इमान भी लड़े थे ना आपके यहाँ। नहीं, लड़ने को तो कोई भी लड़ सकता है, हम भी लड़ सकते हैं। लेकिन वो किसी एक शख्स के बारे में कहना मुनासिब नहीं होगा। वो हमेशा जो वो इलाका है, वो किशनगंज का इलाका या आस पड़ोस का इलाका, वो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। वहां के लोग कांग्रेस से हमेशा जुड़े रहे हैं। आपको पूरा शक है ईवीएम पे? बिल्कुल शक है, शुरू से है। तो ये इंडिया अलायंस क्यों नहीं कहता, बाइकआउट क्यों नहीं करता चुनाव का, कि बैलेट पेपर से करेंगे? मैं तो उम्मीद करता हूं कि करें तो अच्छा है। बाइकआउट करे, और बाइकआउट करे और डिमांड करे। हम बाइकआउट क्यों करेंगे? हम डिमांड करते हैं कि आप बैलेट लाइए वापस, या नहीं तो आप कोई और ऐसा सुझाव दीजिए जो लोगों के मन में ये खौफ ना हो कि भाई हम दें किसी को और पता चला वोट चला जाए दूसरे को। ये तो डेमोक्रेसी का, हेल्दी डेमोक्रेसी का तो ये निशानी नहीं है ना। बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि जहां कांग्रेस हारती है वहां ईवीएम का रोना शुरू कर देती है। नहीं, तो हम कह रहे हैं कि भाई आपके लोग भी तो कह रहे हैं कि ईवीएम में फॉल्ट है, ईवीएम को रिप्लेस करने की जरूरत है। जिन लोगों ने ईवीएम इंट्रोड्यूस किया था, उन लोग ने आखिरकार क्यों ईवीएम को डिसकंटिन्यू किया? आखिर कोई तो वजह होगी। आप आजमाइश के लिए एक स्टेट में आप ईवीएम हटा के आप बैलेट से कर लीजिए। ये 24 का इलेक्शन आप बैलेट से कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ 100-125 में निपट जाएंगे ये लोग। जो हालत कर दी हिंदुस्तान के लोगों की, जो युवा हैं, बेरोजगार हैं और तरह तरह की हरकतों में हैं,
किसान आत्महत्याएं कर रही है, महंगाई, मेरे ख्याल से हम लोग को तकलीफ होती है जो सपोजिटली कंफर्टेबल बैकग्राउंड के हैं, उनको तकलीफ हो जाती कि इतने इतने महंगे सब्जियां और सामान, और अपने स्टाफ का जब हम लोग सोचते हैं तो बड़ा तकलीफ होता है कि कैसे वो लोग गुजारा करते होंगे उतने तनखे में। नहीं, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप किसानों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मोदी की गारंटी पे भी तो यकीन है ना लोगों को। वो मोदी का क्या गारंटी है कि हम 15 लाख देंगे? 3 राज्यों में तो चुनाव जीत के बताया ना उन्होंने। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सही माने में किए जीते हैं, उनकी क्या क्या गारंटी बताइए। अच्छे दिन आए, कुछ पत्रकार बंधुओं के आए होंगे तो आए होंगे, कुछ उनके मित्र जो पूंजीपति हैं, इसके अलावा आप गिना दीजिए। जो आवाम जो दुकान चलाता है, दिल्ली के करोड़ों लोग हैं जो दुकानों में जुड़े हुए हैं, दुकानों से आप जाके उनका इंटरव्यू लीजिए, उनका कितना सेल था पहले, जीएसटी वगैरह से पहले, नोटबंदी से पहले, और अभी क्या स्थिति है। तो ये कह देना कि हम जीत गए हैं, हम तो सीधे सीधे कहते हैं कि बैलेट को हटाइए, बैलेट को लाइए और ईवीएम को हटाइए। और गारंटी की जहां तक है, क्या क्या गारंटी दिया था जो मैंने बताया, वो 15 लाख और 2 करोड़ नौकरी, 100 स्मार्ट सिटी, उसके बाद बुलेट ट्रेन अभी भी आ ही रहा है। हम लोग 10 साल पहले क्या सुने थे कि 60,000 करोड़ में आपका बुलेट ट्रेन चलेगा, चला। अब बगैर बने भी 2 लाख करोड़ हो गया वो 60,000 करोड़। तो उनकी जुमलेबाजी के बारे में हम लोग जितना कम कहें उतना बेहतर है। हिंदुस्तान की आवाम अच्छी तरह समझती है और उनको सीरियसली लेता भी नहीं है, उनके बातों को सीरियसली लेता भी नहीं है, इसलिए वोट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल सरासर हमको कोई यकीन नहीं है इनके ईवीएम और इनके इलेक्शन प्रोसेस का, कोई यकीन नहीं, बिल्कुल कोई यकीन नहीं है, मुझे नहीं, आवाम को यकीन नहीं। अच्छा, तो 24 का इलेक्शन नजदीक है और वो ईवीएम से ही होगा तो फिर क्या होगा? हम लोग चाहेंगे कि ईवीएम से ना हो, और अगर हुआ तो फिर हम लोग उम्मीद करेंगे कि उनकी जो भी उससे रिजल्ट्स आते हैं या जिस तरह भी वो करते हैं, इस पे कोई नियंत्रण हो, ताकि जो आवाम की मंशा है, जो उनका फैसला है, वो उसकी रिस्पेक्ट हो और उसके आधार पे सरकार बने। बाकी और नहीं, इसके अलावा तो हम लोग तो मांग कर ही रहे हैं। मैं पर्सनली मांग करता हूं कि भाई बैलेट से होना चाहिए, ये आवाम की मांग है। अच्छा, आपसे अब थोड़ी सी आपकी लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। आप फिर से चुनाव में जाने वाले हैं कुछ दिन बाद ही। एक बड़ा मुद्दा है एएमयू किशनगंज का। दीवारें हैं, कभी पानी भर जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, आप भी उसको मुद्दे को उठाते रहे हैं। आखिर क्या वजह है, कौन सी वो पॉइंट्स हैं जिस वजह से एएमयू किशनगंज की हालत को सुधारा जा सकता है और नहीं सुधारा जा रहा? दोनों चीजें देखिए, सिंपल सा है कि हमारा जो इलाका है, खास करके एजुकेशन में हम लोग के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के वजह से हम लोग के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज कम मिली और हम लोग पढ़ाई के मामले में पीछे हैं। और जब यूपी की सरकार बनी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, श्रीमती सोनिया गांधी जी यूपीए चेयरपर्सन, ये महसूस किया और उन्होंने उस बदहाली को दूर करने के लिए 3 पूरे हिंदुस्तान में एएमयू का सेंटर खोलने का फैसला किया, जिसमें से किशनगंज को भी चुना गया। और वहाँ पे फंड एलोकेट करके जमीन बिहार सरकार से मिलने के बाद हमारी चेयरपर्सन वहाँ जाके शिलान्यास भी की। उसके बाद फंड एलोकेट हुआ, 136 करोड़ फंड एलोकेट का सिर्फ 10 करोड़ अभी तक दिया गया है। तो हमारी मांग हमेशा रही है कि आप जो बाकी का रकम है आप जल्द से जल्द दें। कितना साल हो गया? 10 साल से ज्यादा हो गया। इसके अलावा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए ताकि तालीम अच्छी तरह दिया जा सके। जैसे बाकी 2 सेंटर्स में यूजीसी सैंक्शन 29 टीचिंग और 19 नॉन टीचिंग स्टाफ का प्रावधान है, लेकिन हमारे यहाँ आज तक नहीं दिया गया। कोई ऐसा
मंत्री नहीं है जिसके पास हम नहीं गए। हमारे तरफ से स्पीकर साहब तक ने पैरवी की, फाइनेंस मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को, माइनॉरिटी मिनिस्टर को, सबको पैरवी की। लेकिन पता नहीं क्यों ये जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो चाहता है कि बिहार गरीब रहे, बिहार के लोग कम पढ़े लिखे रहे। और मुझे तो लगता है कि वो इसलिए करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लगभग 20% से ज्यादा युवा बिहार छोड़ के अलग राज्यों में जाके अलग राज्यों का जीडीपी, अलग राज्यों के लोगों को अमीर बनाने में लगे। हमारे मजदूर जाके दूसरे इलाकों में जाके लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक सड़कें बनाए, टनल बनाए। अगर किसी का हादसा हो तो हमारे लोग मारे जाएं। अभी बीजेपी के एक सांसद ने अभी 2-3 दिन पहले बताया कि कर्नाटका में जाके 6 हमारे बिहार के युवाओं का मौत हो गया किसी फैक्ट्री में। तो वो चाहती है कि चीप लेबर बिहार से मिले। तो इसी वजह से वो जो फंड हमारा हक है वो अभी तक नहीं दे रहे हैं, और ना ही टीचिंग स्टाफ दे रहे हैं। तो ये सरासर हम लोगों के खिलाफ नाइंसाफी है, और आज न कल इसका खामियाजा इनको भरना पड़ेगा। आज न कल इसका खामियाजा आप इनको भरना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल बिहार से ही जुड़ा है। जब से बिहार में गठबंधन की सरकार आई है, तब से वहां कम्युनल टेंशन बढ़ गई है। आए दिन घटना होती रहती है। ऐसा क्या वजह है आखिर? देखिए, ऐसा है कि जब जब बीजेपी को मौका होता है या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को मौका होता है, वो किसी न किसी का टेंशन कराने में हमेशा कोशिश में रहते हैं। और इसी का नतीजा है कि मुल्कों में बीच बीच में कहीं कहीं हादसा सुनने को मिलता है। और ये देखा गया है कि इलेक्शन में भी, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो या उनके कैबिनेट के मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या लीडरान हो, इन लोग सिर्फ कम्युनल एंगल पे इलेक्शन लड़ते हैं। लोगों को बांट के, लोगों को रिलीजियस लाइंस पे बांट के वो चाहते हैं कि राजनीति तो एक जो मॉडल था सांप्रदायिक हिंसा को रोकने का, लालू प्रसाद यादव मॉडल, वो क्यों नहीं लागू कर पा रही है बिहार सरकार? आप तो सरकार का हिस्सा है ना। नहीं, ऐसा बात नहीं कि हम लोग हिस्सा हैं। हाँ। ये लालू जी का एक दौर था, और उनसे कबल हम लोगों ने भी हुकूमत की है बिहार में बहुत साल पहले ही सही। लेकिन हमारी कोशिश ये रही कि बगैर भेदभाव के जो भी समस्या रही हो उसको हम लोग निपटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीजेपी में ये फर्क है कि इन लोग का पॉलिटिक्स ही है हेटरेट का, इन लोग का पॉलिटिक्स ही है कम्युनल एंगल से। तो इनमें और बाकी पार्टियों में कोई तुलना नहीं किया। डॉक्टर जावेद के साथ बातचीत आपने देखी। डॉक्टर जावेद जिन्होंने एएमयू किशनगंज का मुद्दा उठाए हुए हैं पिछले कई सालों से लगातार, वो इसके अलावा उन्होंने ईवीएम को लेकर भी एक सवाल उठाया है और ये मांग की है विपक्षी पार्टियों से कि वो बैलेट पेपर की मांग करे, ईवीएम का बाइकाट करे।